हेलो डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो कैसे हैं आप सभी? आप सबों का पुनः लक्ष्य डिजिटल क्लास की ओर से मैं आप सबों का स्वागत करता हूं। और पिछले बार हमने टेंस के बारे में आपको बताए थे। आप बहुत अच्छी तरीक़ा से जानते हैं कि इंग्लिश सीखने के लिए, बोलने के लिए, लिखने के लिए, समझने के लिए टेंस को जानना बेहद आवश्यक है। और इसी को ध्यान में रखते हुए हमने विभिन्न तरीकों से आपके परीक्षा की दृष्टि से, आपको सीखने की दृष्टि से सारे चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने पिछले क्लास में टेंस बताना शुरुआत किया था। और पिछले क्लास में आपने देखा कि टेंस क्या है, इसके कितने रूप है। और इसी दरमियान हम लोगों ने सीखा सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और सिंपल पास्ट टेंस। So till now we came to know what is tense, what is the importance, and we also came to know that what is simple present tense, then present continuous tense, present perfect continuous tense, and finally we came to know simple present tense. Now this is time to learn आफ्टर सिंपल पास्ट टेंस। अब हम लोग सिंपल पास्ट टेंस को जानेंगे। सिंपल पास्ट टेंस हमने ख़त्म कर दिया था। इसके बाद पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस आप देख रहे हैं। तो जो हमने पीछे बार जो परिपाटी बनाया था, पीछे बार जो हमने आपको बताया था कि किस ढंग से हमको वाक्यों का निरीक्षण करना है, वाक्यों को देखना है, उसी चीज़ को हम लोग फिर से एक बार दोहराने के लिए जा रहे हैं ताकि अधिक से अधिक समझ बन सकें। So you can see here on the digital board there are some sentences regarding past continuous tense. You can read these sentences. What are they? First of all, they were playing tennis. They were playing tennis. The dogs were barking. The dogs were barking. She was looking at the moon. She was looking at the moon. Were they throwing stones? Were they throwing stones? People were not watching the play. People were not watching the play. If you see these sentences, you will find out that there are some similarities among all these sentences. You will see that something are very common among these sentences. Okay, let's find the sentence pattern, the sentence structure. This is subject. This is where, then verb and ing, and this is object. Subject, where, verb, ing and object. Again subject, then where, then verb and ing. Again subject, was, then verb, ing, then object. Once again where, subject, verb, ing, then object. Then subject, where, then verb, ing, object. After going through all these sentences, we see that all the sentences, they are running in a particular structure. इन सारे वाक्यों को देखने के बाद, इन सारे वाक्यों को पढ़ने के बाद, निरीक्षण करने के बाद, अध्ययन करने के बाद हम लोग पाते हैं कि ये सारे के सारे वाक्य एक निश्चित सेंटेंस पैटर्न पर चल रहे हैं। वो क्या है? सब्जेक्ट, देन was and where, then verb, then ing, then object.
This is the sentence pattern, sentence structure of all these sentence of past continuous tense. ये वो वाक्य है, ये वो स्ट्रक्चर है जिसके आधार पर सारे वाक्य बनाए गए हैं, जिसके आधार पर सारे वाक्य लिखे गए हैं। तो बच्चों, मैं आप सबको ये कहना चाहूँगा कि कभी भी आप टेंस का अध्ययन कर रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल you should collect a good collection of same kind of sentences, and after collecting those sentences you should read those sentences and you yourself will find out a rule regarding those sentences as I have done there. What did I do? मैंने क्या किया कि सभी वाक्यों को दो बार पढ़ा और उसके बाद ये नियम तैयार किया। उसके बाद तैयार किया कि इसका स्ट्रक्चर क्या है। अब इसकी मदद से चलिए हम लोग देखते हैं, इसकी मदद से कुछ वाक्य बनाने की कोशिश करते हैं। इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट, वाज, वेयर, वर्ब, आईएनजी और ऑब्जेक्ट। इसके आधार पर हम लोग कुछ वाक्य तैयार करते हैं, जैसे स्वामी, स्वामी वाज, स्वामी वाज, वर्ब आईएनजी, स्वामी वाज लिसनिंग, स्वामी वाज लिसनिंग टू द म्यूजिक, स्वामी वाज लिसनिंग टू द म्यूजिक। नंबर 2, मिस्टर फॉक्स, मिस्टर फॉक्स एंड मिस्टर Jackal, Mr. Fox and Mr. Jackal were fishing. Mr. Fox and Mr. Jackal were fishing. You can notice that with the help of this formula we can frame many sentences. We can frame sentences time without number. हम लोग अनगिनत संख्या में ऐसे वाक्यों का निर्माण कर सकते हैं। ओके, चलिए यदि हम इसी सेंटेंस में थोड़ा सा बदलाव करें, इसी सेंटेंस को थोड़ा से मॉडिफाई करें, तो हम नेगेटिव सेंटेंस भी बना सकते हैं, हम नेगेटिव सेंटेंस भी लिख सकते हैं। इफ़ वी आर bringing a little bit change, a small change in this rule, we can frame so many sentences, so many negative sentences. For example, मैं कुछ निगेटिव वाक्यों को लिख रहा हूँ, मैं कुछ निगेटिव वाक्यों को लिख रहा हूँ। डॉक्टर डगलस was not dancing, Dr. Douglas was not dancing in the party, Dr. Douglas was not dancing in the party, Dr. Douglas पार्टी में नहीं नाच रहे थे। और ललिता was not doing her homework। कुछ और वाक्य लिख लेते हैं। मोगली एंड शेर खान were not fighting। तो आपने देख लिया। इसी चीज को अगर हम क्या करेंगे, सपोजिंग वी आर ब्रिंगिंग was or we are at the beginning position, that what will happen in that case we can enjoy an interrogative sentence। यदि हम was और were को ट्रांसफर करके सेंटेंस का बिगनिंग में लाते हैं, शुरुआत में लाते हैं, तो आप पाएंगे कि अरे ये तो और एक मज़ेदार चीज़ बना, और वो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसके बाद पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बाद हम लोग देखते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बाद हम लोग देखते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस।
sorry, past perfect tense. Once again we are going to repeat the same formula to find out the gist of these sentences. इन वाक्यों के बारे में अधिक जानकारी के लिए हम लोग एक बार फिर से वाक्यों को दोहराते हैं। इन वाक्यों को फिर से दोहराते हैं। The train had left the platform. The train had left the platform. I had finished my homework. I had finished my homework. The tortoise had won the race. The tortoise had won the race. Had they left for the picnic? Had they left for the picnic? And finally, he had not broken the jug. He had not broken the jug. Okay, now go through all the sentences one by one. The train had left the platform. The train had left the platform. What is this? This is the subject of the sentence. Then had. Then had. Then third form of verb and subject. So, sorry, this is object. Subject, had, third form of verb, object. Second one is I had finished my homework. This is subject, this is had. Then third form of verb, then my homework, object. Come to the third sentence, the tortoise had won the race. Again subject, then had, then third form of verb, then object. In sentence number 4, had, subject, third form of verb and object. Finally, subject, had, third form of verb and object. Much or less, कम और वेश हमको वही नियम, वही तरीका, शब्दों की वही बनावट, वही रखाव यहाँ प्रत्येक वाक्य में दिखाई दे रहा है. एंड आफ्टर गोइंग थ्रू ऑल दी सेंटेंसेस, आपने देखा होगा कि सारे वाक्यों को जब हम बार बार अध्ययन करते हैं तो एक जो जिस्ट है, एक जो सारांश है उभर कर आता है. और जैसे कि इसमें आ रहा है, क्या आप खास देखते हैं? खास ये देखते हैं कि सबसे पहले सब्जेक्ट है, फिर हेड है, उसके बाद क्रिया का तीसरा रूप है, उसके बाद ऑब्जेक्ट है. दिस इज द सेंटेंस पैटर्न ऑफ ऑल दीज सेंटेंसेस. अब यदि इसकी मदद ली जाए तो हम अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस, सारा का सारा कुछ फेर बदल आगे पीछे करके हम सारे वाक्यों को एंजॉय कर सकते हैं, सारे वाक्यों को जान सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, नंबर 1, अफर्मेटिव सेंटेंस. अफर्मेटिव सेंटेंस, yes and Y, X and Y had, X and Y had done it. X and Y had done it. Mr. Jojo had not, Mr. Jojo had not come here. Mr. Jojo had not come here. And the third one is had she completed the task. Had she completed the task. You can see here that we have in our hands different kinds of sentences with the help of the same thing. What I have done, मैंने क्या किया, मैंने इसकी मदद से थोड़ा से आगे पीछे करके
शब्दों को कुछ आगे पीछे खिसका कर या जगह बदल कर इस 3 तरह का वाक्य बना दिया। मिस्टर एक्स एंड मिस्टर वाई हैड डन इट। नंबर 2, मिस्टर जोजो हैड नॉट कम हियर। एंड द थर्ड वन इज हैड शी कंप्लीटेड द टास्क। इसको हम लोग और एक उदाहरण से देखना चाहेंगे। सबसे पहले मैं बता दूं, ये है सब्जेक्ट, फिर हेड है, फिर क्रिया का तीसरा रूप है, उसके बाद है ऑब्जेक्ट। हम लोग 3 वाक्य यहाँ पर लिखने की कोशिश करते हैं। माई ब्रदर हेड कम इन दीपावली। माई ब्रदर हेड कम इन दीपावली। मेरा भाई दिवाली पर आया था या आ चुका था। नंबर 2, इसी को अगर हेड में अगर नोट डाल देते तो क्या हो जाएगा? माई सिस्टर हेड नोट डन दिस। My sister had not done this. And finally, once again I am trying to frame an interrogative sentence. मैं अब इसी स्ट्रक्चर को हेड को आगे में ले जा करके इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना रहा हूँ। तब वैसी स्थिति में क्या होगा? हेड माई सिस्टर नोट डन दिस। हेड माई सिस्टर नोट डन दिस। तो आपने देखा कि कितनी आसानी से हम लोग वाक्य को बना पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। और ये कब होता है? जब हम बिल्कुल ध्यान के साथ में, समझ के साथ में, अंडरस्टैंडिंग के साथ में चीज़ों को, परेशानियों को पकड़ने की कोशिश करते हैं। इसके बाद पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस इज वेरी सिमिलर टू प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पिछली कक्षा में हमने देखा था कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को हमने कैसे डील किया था। कमोवेश कहीं ना कहीं यहाँ पर भी शायद वही नियम लागू होगा। क्या मैं सच बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ, इसको हम लोग बाद में देखेंगे। पहले इन वाक्यों को देखेंगे, फिर सारे चीज़ अपने आप क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और एक चीज़ और यहाँ पर बताना चाहूँगा कि इस तरह का वाक्य, कैसा वाक्य? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ऐसे वाक्य कुछ लंबे होते हैं आकार में, लेकिन वाक्य लंबे हो सकते आकार में, लेकिन ये समझने में, बनाने में काफ़ी आसान होता है। यहाँ पर देखने का प्रयास करते हैं। पहला वाक्य है, द बर्ड हैड बीन सिटिंग ऑन द विंडो सिंस मॉर्निंग। नंबर 1, द बर्ड हैड बीन सिटिंग ऑन द विंडो सिंस मॉर्निंग। मैं आपको बताना चाहूँगा, सावधान करना चाहूँगा कि हो सकता है कि हमारा जो प्रैक्टिस वाला पार्ट है, इन्हीं वाक्यों में से आपको कुछ वाक्य मिल जाएंगे प्रैक्टिस के रूप में। तो बेहतर होगा कि आप अपना सारा ध्यान यहाँ पर रखें और नियमों को समझने का प्रयास करें। द फर्स्ट वन इज द बर्ड हैड बीन सिटिंग ऑन द विंडो सिंस मॉर्निंग। द बर्ड हैड बीन सिटिंग on the window since morning. Number 2, Sunita had been dancing since 6 p.m. Sunita had been dancing since 6 p.m. Had he been reading for many hours? Had he been reading for many hours? It had not been raining for the last 3 years. It had not been raining for the last 3 years. And finally, ducks had been swimming in the river for 2 hours. Finally, ducks had been swimming in the river for 2 hours. Okay, now we are going to find out
the sentence structure. The sentence structure is the word, this is subject, head, then been, then verb and ing, then object, then since, complement. यहाँ पर सब्जेक्ट, हेड बीन, वर्ब ing, since, टाइम. सॉरी, दिस इज टाइम. दिस इज टाइम. Had he been reading for many years? Had been, verb ing, for and time. Again subject, had been, verb ing, for, फिर time. Subject, had been, verb ing, then object, फिर time. कुल मिलाकर कुल गरज ये है कि सारे के सारे वाक्य एक निश्चित पैटर्न पर चले जा रहे हैं, एक निश्चित लिख पर चले जा रहे हैं. ऐसी स्थिति में हम जानना चाहेंगे कि आखिर इन वाक्यों का स्ट्रक्चर कैसे लिख सकते हैं. तो हम लिख सकते हैं कि एक वाक्य को देखने से सारा चीज समझ में आ जाएगा. दिस इज सब्जेक्ट. आफ्टर दैट हैड बीन. आफ्टर दैट had been, subject, had been, then had been के बाद क्या है? had been के बाद है sitting, verb ing, after that object, then since. कुछ वाक्यों में देखने में for भी आया है, कुछ वाक्य जैसे यहाँ पर for आया है तो for या since का प्रयोग हम कर सकते हैं. और लास्ट में टाइम दिया गया है. लास्ट में टाइम दिया गया है. सो दिस इज द रूल. सब्जेक्ट, हैड बीन, वर्ब ing, ऑब्जेक्ट, फॉर, सिंस एंड फाइनली टाइम. नाउ ऑन दिस पैटर्न, on this sentence pattern we can frame so many sentences. For example, बहुत सारे वाक्य हम लोग लिख सकते हैं जैसे कि I have been reading, I have been reading the Ramayana, I have reading the Ramayana for many years. I have been reading the Ramayana for many years. मैंने कई वर्षों से रामायण का को पढ़ते हुए आ रहा हूँ. मैं कई वर्षों से रामायण को पढ़ रहा हूँ या पढ़ते हुए आ रहा हूँ. फिर से इसका ए है सब्जेक्ट, हैड बीन, सब्जेक्ट, हैड बीन, देन वर्ब ing, देन ऑब्जेक्ट, देन फॉर एंड सिंस, फॉर और सिंस, देन टाइम. एक वाक्य और लिखते हैं, एक वाक्य और लिखते हैं. फॉर एग्जाम्पल, लता हैड बीन, लता हैड बीन लर्निंग, लता हैड बीन लर्निंग इंग्लिश ग्रामर, लता हैड बीन लर्निंग इंग्लिश ग्रामर सिंस 2007. Here we can see that there is a perfect time that is called जिसको हम लोग काल बिंदु बोलते हैं. फोर का प्रयोग काल अवधि के लिए होता है और सिंस का प्रयोग काल बिंदु के लिए होता है. काल अवधि क्या होता है? जो एक लंबा समय तक चला जाता है. वो समय कब शुरुआत हुआ, कब खत्म हुआ, कोई निश्चित जानकारी नहीं होता. वो काल अवधि है और ऐसी स्थिति में हम लोग फोर का इस्तेमाल करते हैं. लेकिन जहाँ पर एक निश्चित समय है, जैसे सुबह से, रात से, शाम से, 1955 से 1976 से, सोमवार से, जुलाई से, जाड़े से, गर्मी से, ऐसी स्थिति में हम लोग सिंस का प्रयोग करते हैं. तो देखा साथियों आपने किस तरह से वाक्य देखने में बहुत ज़्यादा लंबा लग रहा है, लेकिन
यह उतना कठिन नहीं है जितना कि समझा जाता है। तो हमने पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस को टेंस को अच्छी तरीक़ा से समझ लिया, हमने प्रेजेंट टेंस समाप्त कर दिया, हमने पास्ट टेंस समाप्त कर दिया। अब हम लोग चलते हैं फ्यूचर टेंस की ओर। फ्यूचर टेंस जो कि आने वाले समय को बताता है। याद कीजिए कि मैंने जब शुरुआत में आपको 3 उदाहरण दिया था, कपिल प्लेज क्रिकेट, कपिल प्लेज क्रिकेट, कपिल प्लेड क्रिकेट, कपिल विल प्ले क्रिकेट। तो कपिल विल प्ले क्रिकेट यही है फ्यूचर टेंस। इन वाक्यों को देखते हैं। आई शैल गो टू बिलासपुर टुमारो, आई शैल गो टू बिलासपुर टुमारो। मैं कल बिलासपुर जाऊंगा। रुचि सिंग अ सॉन्ग टुडे, रुचि विल sing a song today. Then he will not win the race, he will not win the race. चौथा है will you go for swimming, will you go for swimming. I shall serve my nation, I shall serve my nation. फिर से एक बार, I shall go to Bilaspur tomorrow, Ruchi will sing a song today, he will not win the race, will you go for swimming, and finally I shall serve my nation. अब जरा देखते हैं कि इसमें समानताएं क्या है। What are the similarities in these sentences? I shall go to Bilaspur tomorrow, I shall go to Bilaspur tomorrow. यहाँ पर subject shall, first form of verb, object, then subject will, shall.